अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी की। आज मंडे की सुबह हो रही है ह्यूस्टन में। इस वक्त तकरीबन 5:30 बज रहे हैं सुबह के। तो आज तक जो मैंने देखा है और वो गुफ्तगू का यकीनन मौजू है। पाक भारत अहम तरीन मौजू है। दोनों तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी में लॉबिंग के लिए डेलीगेशंस के ऐलान हुए हैं, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और एक जो पाकिस्तान में एक परसेप्शन है, जो इन प्रोग्रामों में भी बिगनिंग में कहा गया जंग के दौरान और इन बिटवीन एंड देन आफ्टर, कि फौज और मजबूत हो गई है। क्या ऐसा वाकई है कि मजबूत हो गई है और अवामी मकबूलियत उसके साथ कंटिन्यू करेगी? और इमरान खान का क्या बनने जा रहा है? शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की खबरें हैं। मगर इसके साथ जो बहुत अहम बात है कि दोनों मुल्कों में जमहूरियत बहुत खतरे में है। अब अक़लियतें बहुत बड़े पैमाने पे मज़ालिम का शिकार है और ख़ित्ता इंतहा पसंदी के जहन्नम, कहना चाहिए जहन्नम बनता जा रहा है। ये हमारा मौजू है। हम इसका आगाज़ करते हैं यहाँ से कि देखें, आज 4 दिन हो गए, 5 दिन, मगर मेरे नज़दीक वो वाक़या बहुत संगीन है कि सरगोदा में एक एमडी डॉक्टर को, जो अपने इलाके में लोगों की मदद के हवाले से, बीमारियों में इलाज के हवाले से, अपनी हम्बलनेस के हवाले से बहुत मशहूर था, उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और नाम है लब्बैक का, जो एमडीओ की मसाजिद के बाहर पंजाब में और मुख्तलिफ जगहों पे नारेबाजी करती है, पथराव करती है, हमले करती है और शुतरे बेमुहार है। और किसी ने मीडिया पे, आपने सोशल मीडिया पे तो देखा होगा मगर बाकी कहीं नहीं देखा होगा, जो नेशनल मीडिया जिसे कहते हैं और जो बड़ा प्रोफेशनल तस्वुर किया जाता है, ये भी एक बहस है पाकिस्तान में कि जनाब दोनों तरफ के मीडिया ने क्या रोल अदा किया। वो इस पर सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान में तो 99% मीडिया सीज है, खौफ का शिकार है। फिर जब सदियों से और बरसों, जिसे कि दहाइयों से कहना चाहिए, जब खौफ का आलम हो और सीज हो, तो करप्शन उसका हिस्सा बन जाती है कि भाई जब काम नहीं करने देना है, लूट मार है, तो उसमें मीडिया ने भी अपना हिस्सा डाला है। मगर जो उसमें दुख की, अफसोस की बात है कि जहाँ 78 साल से जमहूरियत थी, उसके मीडिया ने जो किया वो बहुत हैरान कुन था। और इसी हवाले से अब इंडिया में ये गुफ्तगू हो रही कि क्या ये जमहूरियत कंटिन्यू करेगी? जिस तरह की हुकूमत है, जो फस्तायत है और जो जबर है, जो अक़लियतों पे वहाँ हमले हैं, और जो अभी पिछले दिनों ही हुआ है कि बंगाल में 68 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें एक कांग्रेस का एमएनए, मुसलमान एमएनए है या एमपी, मुझे तो वो समझ में भी वहाँ का नहीं आता, वो भी अरेस्ट है। और मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को पाकिस्तान से ताल्लुकात, ISI के ताल्लुकात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। और जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बिहेव किया है, बल्कि ये कहना चाहिए कि खौफ का आलम देखें कि जावेद जो नामवर शायर हैं, इरशादुल हक बजाज के साहबजादे हैं, और सॉरी इरशादुल हक बजाज के भांजे हैं और जानिसार अख्तर के साहबजादे हैं, कैफी आदमी के दामाद हैं, शबाना आदमी के शौहर हैं, जावेद अख्तर साहब। उनका बयान पढ़ के मुझे बहुत हैरत भी हुई, सदमा भी हुआ। मगर जो हालात है वहाँ कोई भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है। कि देखें, एक तो उनके 2 बयान हैं। एक तो ये ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो हो रहा है बस अब आर पार होना चाहिए, तो ये खौफ का बयान था उनका कि जो प्रेशर था हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों पर। मगर जो दूसरा उनका बयान है कि पाकिस्तान में मुझे जहन्नमी कहा जाता है, उनके नज़रियात के, उनके एथिक्स से वो, दूसरे हिंदुस्तान में उन्हें जिहादी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे, जब हिंदुस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तानी कहते हैं जहन्नम में जाओ और भारतीय कहते हैं कि पाकिस्तान जाओ, तो इन दोनों में से मुझे कोई चूज़ करना पड़े तो मैं जहन्नम जाऊँगा। तो बात तो उन्होंने सही कही है कि अगर जहन्नम और पाकिस्तान का मुवाजना किया जाए, जो हालात हैं, तो जहन्नम ही बेहतर नज़र आता है, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। और जिसने मुझे गालियाँ देनी दे रहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मगर जहन्नम इस वक्त हिंदुस्तान भी है, और 78 साल की जमहूरियत, पाकिस्तान में जमहूरियत कभी रही नहीं। जब जब थोड़ी बहुत कोशिश हुई, जो हालात हुए वो सारी दुनिया के सामने है। मगर भारतीयों ने क्या किया, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज सारी जमातें जो ये पोजीशन की हैं वो सुकड़ गई हैं, खौफ का शिकार हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी मोदी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो कमज़ोर पार्टी विद इन पार्टी हुए, मगर विद इन कंट्री नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है। और विद इन पार्टी अगर जंग के हवाले से कोई है, कभी कोई तब्दीली आई, तो फिर वही लोग आएंगे ना, उनसे भी ज़्यादा हॉक कहना चाहिए। हॉक्स जो हैं कि योगी हैं और अमित शाह हैं और चार नाम हैं, मगर ये दो ऊपर बताए जाते हैं। तो जमहूरियत मुझे दोनों जगह ख़तरे में है। मतलब हिंदुस्तान में अब जो जमहूरियत है, जो हालात हैं, जो अक़लियतों के साथ मामलात हैं, उसमें लगता है ये जमहूरियत है कि हिंदुत्व है और आरएसएस है और पूरे हिंदुस्तान को हिंदू बनाना है। जमहूरियतों में ऐसा मुमकिन है। और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में अब आएगा मज़ा असल में। मगर जो पाकिस्तान की तरफ से बिलावल की सरबराही में कमेटी बनाई गई है, मैं उससे कोई मुतमईन नहीं हूँ। वो कोटे सिस्टम पे कि वह इत्तेहादी हुकूमत है, तो एक उसका ले लो, एक उसका ले लो। कहाँ शशि थरूर कांग्रेस के लीडर तो अपनी जगह, मगर जो उनका डिप्लोमेसी का बैकग्राउंड देखता हूँ तो हैरानी होती है कि वो तकरीबन 30 साल तो यूनाइटेड नेशन में ही रहे हैं और फिर इंटरनेशनली नोन इंटेलेक्चुअल्स हैं और उनका बड़ा तजर्बा है और बड़ा नाम है। बिलावल बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बहुत विजन है उनका, मरियम के अगर मैं कंपेयर करता हूँ। मगर शशि थरूर एक बहुत बड़ा नाम है, 70 साल उम्र है, ज़िंदगी उनकी इसी काम में गुजरी है। फिर कहाँ मुसद्दिक मलिक, उनकी गुफ्तगू, मतलब ये तो वो लोग हैं ना टाउट टाइप के स्टूज, इन्होंने इनको क्या पता। और फिर पीछे से जब डिक्टेशन हो, फिर फैसल सब्जवारी, इससे तो बेहतर था टसोरी को ले लेते। मतलब फौज की तारीफें करवानी है ना, तो टसोरी को लेना चाहिए था, फैसल सब्जवारी को लेने की क्या जरूरत थी। इसी तरीके के लोग हैं ना सारे के सारे। तो और फिर कश्मीर पर ये कोई डेलीगेशन पहली दफ़ा थोड़ी जा रही है, तो अय्याशियों का काम है। 101 अरब बार ऐसे डेलीगेशन बन चुके हैं 78 ईयर में, उठा के देख लें। अब यूरोप के, अमेरिका के दौरे होंगे, शाही प्रोटोकॉल होगा, एम्बेसीज और काउंसलेट की तरफ से माल खाया जाएगा, गाड़ियों में इधर से उधर फिरा जाएगा, आखिर में कुछ नहीं निकलना कि इनके पास पल्ले तो कुछ है भी नहीं। और दूसरे ये कि जो लोग हैं, बिलावल अकेले क्या कर लेगा बेचारा, और शशि थरूर शशि थरूर है। तो वापस आता हूँ कि देखें जो बड़ी बहस है ना पाकिस्तान में, वो ये है कि जी पीटीआई स्नब हुई और खासा पे दबाव बढ़ा, डील अब हुकूमत की मर्जी से होगी, रियासत की मर्जी से, और अगर खासा को डील करनी है तो सारी बातें माननी पड़ेंगी। क्योंकि आसिम मुनीर बहुत मजबूत हो गए हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो फील्ड मार्शल भी बन सकते हैं। भाई डायरेक्ट सदर बन जाए ना, वज़ीर आज़म बन जाए। मगर मैं आपको पूरे यकीन से ये बात जानता हूँ, और जो मुझे याद पड़ता है बहुत दिन पहले से सोच तो ये थी, मगर मौका नहीं मिला था, मगर और लोग भी अब शायद कह चुके हैं कि ये जो पॉपुलरिटी है ना और जो मुल्क की हालात है, ये मैच नहीं करते किसी तौर पे भी। ये सब फेक है, आर्टिफिशियल है। 3 महीने 4 महीने के बाद इससे ज़्यादा कुत्ता किसी होगी, आप ये लिख कर रख लें। इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ना तो इस हुकूमत के पास पल्ले कुछ देने को है और ना मुल्क की कोई इकॉनमी है कहीं पर। और फिर जो जमहूरियतों के हवाले से सवालात हैं, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और जो तशद्दुद है, और जो पूरी ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉपुलरिटी 3-4 महीने से ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। उसके बाद फिर वही गदरबूद होगा। ये कहना कि पीटीआई ख़त्म हो गई, मैंने कहा था ना कि पीटीआई को अब सख्त मज़ामत का मुकाबला होगा और बहुत कमज़ोरी में मज़ाकरात अगर हुए तो होंगे। तो उसके बावजूद
اگر خان صاحب ڈٹے رہے آنے والے دنوں میں، جو مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتا ہوگا، مگر یہ مجھے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آتی ہے مجھے بھی، تو 3-4 مہینے کے بعد یہ سچویشن چینج ہو جائے گی، اور جو حرکتیں کی جا رہی ہیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جناب انہیں اور ادارے چاہیے، اور قبضے کرنے ہیں انہوں نے، اور اب تو وہ شطرے میں مہار ہے کہ جنگ جیت لی ہے۔ اب جنگ میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ گلف کے کسی اخبار کو انٹرویو دیا ہے آئی ایس پی آر کے ترجمان صاحب جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل چودھری شریف صاحب نے، کہ ہم نے ڈوزیئر دے دیا ہے کہ جی ثبوت دے دیے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے فتح حاصل کی اور بھارت کو کیسے شکست ہوئی ہے۔ آپ نے یہ تو جملہ کہا کہ ہمارے سارے ایئرپورٹس جو ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں، وہ تو سب کو پتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ حملہ ہو تو چند گھنٹوں میں رن وے دوبارہ بن جاتے ہیں، مگر یہ طے ہے جو اب نظر آتا ہے کہ گراؤنڈ پر وہ جیتے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا، کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں تھا، اور آپ کو بے طرح رگیٹ کر گئے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے نیوکلیئر لیبارٹری کے پاس بھی انہوں نے حملہ کیا، اور اسی کے بعد امریکہ نے مداخلت کی ہے۔ لاکھ کہے انڈیا کہ امریکہ نے کوئی مداخلت نہیں کی، اور یہ بالکل نظر بھی آتا ہے کہ انڈین نے اسے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، مگر مداخلت ہوئی، اندر سے تسلیم کیا، مگر پبلکلی نہیں کرتے، نہ کریں آپ، مگر ساری دنیا کو پتا ہے کہ آپ کو وقتہ دونوں پارٹیوں کو پڑ گیا تھا۔ ایک ایئر میں اب تو پاکستان یہ بھی کہہ رہا ہے 6 معراج طیارہ بھی پاکستان نے گرا دیا ہے، تو ثبوت کسی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ 5 کے بارے میں بات ہوتی ہے، 5 میں سے بھی 3 رافیل کا نہیں 2 کو کنفرم کیا جاتا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا میں ہے، اور یہ سب مانتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایئر میں پاکستان کو برتری حاصل تھی، مگر انہوں نے گراؤنڈ پر پہلے دن سے لے کے آخر دن تک جو میسو بمباری کی اور مسلز مارے، اور پاکستان انہیں روکنے میں ناکام رہا۔ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کل اگر بڑی فل اسکیل جنگ ہو جائے تو آپ ہائی وے پہ اتار سکتے نا جہاز، زیادہ سے زیادہ وہ ہائی وے پہ نہیں مار سکتا کیا مسلز؟ اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم کا ہے، اور آپ کے پاس یہ کہیں ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے S-400 ان کا ختم کر دیا، آپ وہ اسٹیٹ وہ کیا کہتے ہیں سیٹلائٹ امیجز دکھا دیں، آپ دوسرے جو ویڈیوز وغیرہ دکھا دیں، وہ ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں طرف سے ایک تو جھوٹ ڈے 1 سے پروگراموں میں بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹ کے سمندر میں سچ تلاش کرنا، وہ بھی امریکہ سے بیٹھ کر بہت، اور مجھ جیسے بے وسائل آدمی کے لیے تو ناممکن ہے۔ مجھے اپنی اس کمزوری کا اظہار ہے، اور پھر میں پاکستان میں کچھ 40 سال پہلے جرنلزم کی ہے، تو میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں۔ بہرحال بات میں کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اب ان دونوں ملکوں میں تشدد بھی بڑھے گا، بھارت میں جمہوریت اور کمزور ہوگی اگر انڈین شہریوں نے اس بات کو پاکستانیوں کی طرح ہی لیا کہ مودی جیت گئے ہیں اور ہم نے پاکستان کو ہرا دیا ہے۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں، آپ اپنا سائز دیکھیں، 6 گنا بڑھے ہیں، 5 گنا نہیں، 6 گنا آلموسٹ، اور آپ کے جاوے اکانومی کے حوالے سے پاکستان کا سائز دیکھیں، اس کی سوشو پولیٹیکل اکنامیکل پولرائزیشن دیکھیں، اور اس کی عالمی تنہائی دیکھیں، اور وہاں سیاسی تو سب میں نے بتا دیا نا، اس کے باوجود اگر اس نے اتنا بھی مقابلہ کیا تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ تو چائنا سے مقابلہ کرنے جا رہے تھے، اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے مسلز مار کر تباہی کی ہے پاکستان میں، بیسکلی چائنا کو میسیج دیا ہے، تو چائنا نے اپنی ہر چیز پاکستان کو نہیں دے دی ہوگی، چائنا کے پاس بھی کچھ ہوگا، اور ایئر میں تو آپ چائنا سے ہی ہارے ہیں نا اگر ایمانداری سے دیکھا جائے۔ تو آپ چائنا کی لڑائی یا پاکستان چائنا کی لڑائی بھارت سے لڑ رہا ہے، تو آپ دونوں بے وقوف ہیں۔ 2.25 ارب کے لوگوں کا فیصلہ تو امریکہ میں ہی ہوتا ہے نا، تو اس اینگل سے ان ساری چیزوں کو دیکھیے تو آپ کو آنے والے دن کوئی اچھے نہیں۔ ابھی تک تو ہاں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، میں نے بھی کہا تھا کہ جی بتاؤ بقول مودی کے کہ ابھی آپریشن سندور جاری ہے، تو اگلے 20 دن میں کہتے ہیں کہ جی نیا حملہ ہو سکتا ہے، بڑے واقعات ہو سکتے ہیں، اگر ہوں گے تو ہو جائے۔
दुनिया न्यूक्लियर, ये तो तय हो गया कि न्यूक की लड़ाई नहीं होने देगी, कोशिश दोनों कर रहे हैं कि ये लड़ाई बड़ी हो जाए। देखिए जी, इकॉनमी की दुनिया है, आप इस खत्ते की औकात और हैसियत को देखें कि वो मिडिल ईस्ट जिसने पाकिस्तान में मज़हब का जहरीला बीज बोया और पूरी कौम को इंतहा पसंदी का फ़रोग और वसअत पाने में मदद हासिल की, कितनी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में उनकी, या इंडिया में भी नारे ही है ना $200 बिलियन की, अभी तक कितनी हुई है सामने देख लें, निकाल के रैकेट देख लें। और पाकिस्तान में तो रिकॉर्ड एक में भी $5-6 बिलियन ये का वादा किया, कोई लंबे 20 बिलियन का तो टोटल वादा है, उसमें भी आया भी शायद 1.5-2 बिलियन भी नहीं, और चाहिए कितना कुछ है। मगर जवाब में देखें, अमेरिका को देखें, बड़ी ताकत बड़ी होती है, सुपर पावर ही होती है, और ये छोटे छोटे मुल्क पूरे खित्ते को जहन्नम बना दिया इसराइल ने। मगर सब अमेरिका की खुशामद में देखें कहाँ तक लेंगे, बाल खोल के नहीं, दौलत के ढेर लेकर भी $3.5 ट्रिलियन, $3,500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के सौदे लेकर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं। और तोहफे देखे $400 मिलियन के तो जहाज दिए हैं। और अपने लोगों को, जो अपने लोग, मैं नहीं मानता, ये जो पाकिस्तानी है ना, इनको देखना चाहिए। उम्मा का जो ड्रामा करते हैं उस जहन में रखें। देखें, अमेरिका में इस वक्त खदशा ये है कि 1930s का जो रिसेशन था, जो डिप्रेशन था इकोनॉमिक, उससे भी बड़ा डिप्रेशन यहाँ आने वाला है, और एक खौफ की फिजा है यहाँ। रोज इकोनॉमिस्ट जो है ना नई से नई प्रेडिक्शन करते हैं, मगर ये जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर वो लौट रहे हैं, इसमें एक बहुत खुशी की खबर यह है कि उस डिप्रेशन को नाकाम बनाने में मदद मिल सकती है। और पहली बार हुआ है कि ये देखें कि अमेरिकन कोई नया सदर वो इसराइल जाने के बजाय, बरतानिया जाने के बजाय, यूरोप जाने के बजाय मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरब से अपने काम का आगाज करता है। तो ये एक बहुत बड़ी अहमियत की खबर है, और इससे इंडिया पाकिस्तान को सीखना चाहिए। आपस में ताल्लुकात दुरुस्त करें, सब एक जैसे लोग हैं, आप नहीं लड़के सदियों नहीं रह सकते, किसी न किसी दिन टेबल पर आना होगा। आप पानी बंद नहीं कर सकते 24 करोड़ लोगों का। अगर 24 करोड़ लोगों का पानी बंद करेंगे तो जब बात मौत जिंदगी की आ जाएगी तो आपको अंदाजा है कि ये खित्ता कहाँ से कहाँ जाकर खड़ा होगा, जहन्नम बन जाएगा। जावेद अख्तर को चूज नहीं करना पड़ेगा, फिर इसी जमीन पे उन्हें अपने मुल्क में जहन्नम मिलेगा, इधर रहे या उधर रहे। तो आप दोनों मुल्कों के अवाम जो 2.25 अरब के से भी ज़्यादा बनते हैं ऑलमोस्ट, अगर आपने शऊर का मुजाहरा नहीं किया, आपने अपने हुक्मरानों पर पाबंदियां नहीं लगाई, उनके मामलात में चेक एंड बैलेंस पैदा करने के लिए कोशिशें नहीं की, तो आप इसका अंजाम भुगतेंगे। यहाँ इंडिया का साथी कह दें और पीटीआई का आज के दौर में साथी बना के अंडर कर दें, वहाँ माओवादी कह दें, नक्सलवादी कह दें और उसको अंदर कर दें, और ये कहना कि वो पुराना बयान है अमित गोयल का कि पीएसपी के जो अफसरान, सीएसपी अफसरान जो कहलाते हैं, उनसे खिताब करते हुए 2021 में कहीं हैदराबाद दक्कन में कहा था कि अब आपका मुकाबला सिर्फ उन्हीं से नहीं है जो कानून तोड़ते हैं, वो जो सोच और विचार रखने वाले लोग हैं, उनमें भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुल्क को नुकसान पहुँचा सकते हैं, उनका भी मुकाबला करना है। और इस तरह की मोदी जो अक्सर बातें करते रहते हैं कि सोचने, इस मुल्क, इस पूरे खत्ते में हमेशा से सोचने पे पाबंदी है, सवाल करने पे पाबंदी है। तो इसके खिलाफ अगर आप लोग नहीं उठेंगे और जंगों की हिमायत करेंगे और मीम बनाएंगे कि हम जीते कि तुम जीते, तो फाइनली नुकसान आपका होगा, आपकी नस्लों का होगा। दोनों मुल्कों में निकाल लीजिए डेटा भूख का, नंग का, बेईमानी का, चोरी का, जहालत का, तो और उसके बाद फिर अपने गिरेबानों में झांकिए तो आपको सब कुछ सामने नजर आ जाएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।